ये तुम्हारी फंडामेंटल एनालिसिस का इतना क्रूशियल पार्ट है जिसके बिना तुम इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना तो छोड़ो, अपना खुद का पोर्टफोलियो भी कभी नहीं बना सकते। फिर फर्क नहीं पड़ता तुमने एनालिसिस कैसे की हुई है, अगर तुम अपनी एनालिसिस में अपना 100% टाइम नहीं दे सकते तो फिर तुम भूल जाओ कि तुम्हारा सिलेक्टेड स्टॉक तुम्हें कुछ कमा के देगा। और यूट्यूब पर इस टॉपिक पर तुम्हें हजारों वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ इस 10 से 15 मिनट के अंदर मैं तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस करने का सही ऑर्डर देने वाला हूँ जो आज तक तुम्हें किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दी हो सकता है तुमने ये गलती कभी ना की हो, क्योंकि लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने बहुत ही रैंडम इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। और ये जो 5 स्टेप फ्रेमवर्क है एक्चुअल में यही एक ऑर्डर है जिसको तुम्हें फॉलो करना है। अगर कोई बिगिनर होता है तो सबसे पहले उसको ये चीज़ देखनी है कि बिजनेस, फाइनेंशियल्स, रेशियोज, मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशंस, ये वर्ड्स थोड़े से हैवी लगेंगे स्टार्टिंग में, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे और इनका जो डेटा है कैसे निकालना है, तुम्हें कैसे सर्च करना है, वो सब भी मैं तुम्हें बता दूँगा। तो जब बिजनेस हम चेक करते हैं किसी भी कंपनी का, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट दे देता हूँ इस वीडियो में, मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो के एंड तक मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊँ जो वीडियो ख़त्म होने के बाद तुम मुझे पीठ पीछे बोलोगे या कमेंट करोगे कि यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। देखो गाइस, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पिछले 15 साल से मैं मार्केट में सेल्स कर रहा हूँ और फाइनेंस कोर में ही हूँ। मैं क्या बेचा है, कितना बेचा है, किसको कितना बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारा सब कुछ अच्छे से पता है। और रही बात बड़ी लेवल की बात करने वाली बात है, तो भाई ऐसा है कि 15 साल से अगर मार्केट में हो ना, तो मैं अपनी लेवल की बातें कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरा लेवल बड़ा लग रहा है तो इसका मतलब तुम्हें अपना लेवल चेक करना चाहिए, और ये स्टडी के मटेरियल से हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें हैवी लग रहा है ना, तो अगर सीरीज़ मेरी फॉलो करोगे तो ये भी सब बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलो बैक टू द वीडियो, बात करते हैं। जब हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस का मॉडल क्या है। और हाँ, इस वीडियो में मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, उन दोनों एग्जांपल का डीप डाइव एनालिसिस मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में लेकर आऊँगा इस वीडियो के। तो पहले तो ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क तुम्हें कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरी वीडियो 2 या 3 दिन के बाद ही आएगी। तो ये स्लाइडर भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ये 5 पॉइंट तुम्हें कवर करने हैं, देखने हैं। जो भी डाउट भी निकल कर आ रहे हैं ना इसमें से, वो कमेंट में डाल देना इसी वीडियो के उसमें, ताकि जो इसका पार्ट 2 होगा, जब 2 कंपनी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, उसमें वो तुम्हें समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो चलो बैक टू द वीडियो। तो हम जब बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो कैसे लेते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं भाई। स्क्रीनर पे जाके खाली नाम, नंबर और फटाफट ये सब पता नहीं करना होता कि कितनी सेल्स हुई है, क्या ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो मुझसे कुछ भी पता नहीं कर सकते। ये मैं तुम्हें गारंटी लिख के दे सकता हूँ। जाओ, ऐसे तुम्हें हज़ारों अच्छी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, जाके इन्वेस्ट कर दो अपना जो भी तुम्हारे पास कैपिटल है। कभी ऐसा नहीं होने वाला। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम 10 कंपनियाँ ऑब्जर्व नहीं करेंगे, एक सेक्टर पकड़ेंगे, उसके अंदर 2 कंपनियाँ अच्छी से निकालेंगे और उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू ही तुम्हें बताएगा कि हाँ, इस कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो आगे चल के कितना पोटेंशियल है जो मुझे इतना रिटर्न निकाल के दे सकती है। एक्चुअली में उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है या उसके बराबर नहीं है, तो वो जो गैप होता है ना, ये पार्ट जो तुम्हें दिख रहा है, वो जो गैप होता है एक्चुअली में वही होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, और वही होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। तो कोई भी तुक्का नहीं चलता है इसमें कि मैं आज डालूंगा और कल मेरे को 20% मिल जाएगा या 40% मिल जाएगा। अगर प्योर फाइनेंशियल एनालिस्ट हो या बनना चाहते हो या अपने लिए करना चाहते हो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना आना चाहिए, वही तुम्हें मास्टर बनाएगा इस चीज़ में। और ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क से तुम्हें सबसे पहले ये पता चलेगा कि हाँ, मेरे पास क्या इंट्रिंसिक वैल्यू इस स्टॉक की निकल कर आ रही है। करना कैसे इसको? अब जैसे सपोज दैट इसमें मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने बोला था कि मैं 2 कंपनीज के एग्जांपल लूँगा। मैं आज ऑटोमोबाइल कंपनी का एथर एंड एसकेएफ इंडिया, इन दोनों को पकड़ रहा हूँ। एसकेएफ इंडिया अगर तुम्हें नहीं पता तो बता देता हूँ। एसकेएफ इंडिया कुछ पार्ट्स बनाती है ऑटोमोबाइल्स के, जो कि गवर्नमेंट B2B B2C सब में सप्लाई करती है। काफ़ी हैवी इनके मेटल्स होते हैं, वो सप्लाई होते हैं, ठीक है। और दोनों की हम रिपोर्ट्स पढ़ेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। आज तो तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि 5 स्टेप फ्रेमवर्क जो है ना, वो तुम्हें जाके तैयार करना है। जिस भी स्टॉक में तुम्हें अपनी तैयारी समझ में आ रही है वो जाके देखो, एनालिसिस करो और फिर नेक्स्ट वीडियो वापस आना। ओके, तो सबसे पहले अगर हम किसी कंपनी को उठाएंगे, मान लो मैंने किसी कंपनी को उठाया, एथर को एंड एसकेएफ को, ये दोनों का कंपेरिजन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। अब बिजनेस का मॉडल समझने के लिए क्या करना है हमें? बिफोर लुकिंग एट एनी नंबर यू मस्ट डीपली अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी डज, क्या काम करती है, वो कैसे पैसा कमाती है, और हम अगर उस कंपनी को चूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ जो पीयर कंपनीज होते हैं, हम उसके अलावा उसी कंपनी को क्यों चूज़ कर रहे हैं।
ये 4 कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान में रखने बिजनेस मॉडल को समझते हुए। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज दैट कंपनी इज प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग, हु आर द कस्टमर्स, उनके कौन कस्टमर है, B2B है, B2C है या गवर्नमेंट है, ये भी तुम्हें चेक करना है। व्हाट इज़ द रेवेन्यू मॉडल, उनका रेवेन्यू मॉडल कैसे है, जैसे नेटफ्लिक्स का एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, ठीक है, उसी तरीके से किसी का सेल्स होता है एंड किसी का फ़ी बेस्ड होता है। तो वन टाइम सेल्स है, सब्सक्रिप्शन है या फ़ी बेस्ड है। एक तो तुम्हें ये पता कर लिया कि भाई, तो चलो तुमने पता कर लिया रेवेन्यू मॉडल क्या है उसका। व्हाट इज़ द कॉम्पिटिटिव मोड, कॉम्पिटिटिव मोड क्या है कि उसके कंपैरिजन में जो पीयर कंपनीज है कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या ब्रांड उसके साथ में या उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है मार्केट में। ब्रांड हो गया, कॉस्ट हो गया, स्विचिंग कॉस्ट हो गया, नेटवर्क इफेक्ट हो गया। इनको आराम से जाके देख लेना, सब समझ में आएगा। ये पॉइंट्स तुम्हें हाईलाइट करके दिए हुए मैंने, और ये स्लाइड भी तुम्हें मिल जाएगी। तो व्हाट इज़ द कॉम्पिटिटिव मोड तुमने देख लिया। व्हाट इज़ द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये मैंने ROE की वीडियो में बताया हुआ है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होता है वो जाके चेक कर लेना। एंड व्हाट परसेंटेज हैज़ बीन कैप्चर्ड, मतलब कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मान लो ये एक डेस्क है, टोटल मार्केट एक 2 व्हीलर एनर्जी कंपनी का इतना मार्केट शेयर है पूरे इंडिया के अंदर। इस कंपनी ने पर्टिकुलर कितना एक्वायर कर रखा है, वो उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट हो गया, ठीक है। अभी ये जो कंपैरिजन नीचे आ रखा है ना, इसको हम अभी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि अभी जो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है ना कि पहले तुम्हें करना क्या है। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो तुमको पता है क्या, 10 वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मेरी वीडियो तुम्हें रॉ और एकदम टची वीडियो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी मैनिपुलेटिव करके तुम्हें नहीं बता सकता, बिकॉज आई एम न्यू टू द सोशल मीडिया। इवन मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही हूँ, ना कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। इंस्टाग्राम मैंने डिलीट कर रखा है क्योंकि उसको मैं नहीं चलाता हूँ। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने से अगर बचाना है तो इंस्टाग्राम तुम लोग भी अपना डिलीट कर सकते हो। थोड़ा सा अगर पोटेंशियल कहीं पे जाना है तो फोकस करना है तो। ओके, बैक टू द फाइनेंशियल्स नाउ जो हम बिजनेस का मॉडल समझ लेंगे तब हम फाइनेंशियल्स पे आएंगे। फाइनेंशियल में तुम्हें ये देखना है कि जो P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज वगैरह अगर तुम्हें देखनी नहीं भी आते ना, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत ही हिंदी में और बहुत ही सिंपली वे में बताऊँगा कि तुम्हें ना 10 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि यार बैलेंस शीट कैसे देखना है किसी भी कंपनी का। तो फाइनेंशियल में तुम्हें चेक करना है, लास्ट 5 ईयर का पुराना रिकॉर्ड देखना है। उसमें तुम्हें देखना है कि जो उसका रेवेन्यू है ना कंपनी का, वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वीडियो शायद मैंने रिकॉर्ड करी है कि नहीं करी है, शायद करी हुई है, हाँ। उसमें मैंने ICICI AMC एंड HDFC AMC के बीच में कंपैरिजन बताया था। जो उसके फंड मैनेजर हैं, एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। उससे हम फंड मैनेजर की ना कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं कि वो जो रिटर्न निकाल रहा है ना भाई, कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। कोई रिटर्न कभी 30 पे निकाल देता है, कोई 14 निकालेगा, कोई 10 ऐसे करके भी निकालता है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है तो उसका एक CFA में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। उससे पता करते हैं हम। चलो उसको छोड़ते हैं अभी। अब हम जब पता करेंगे ना कि अगर उसका जो रिटर्न है, ग्रो रिटर्न, तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई। तुम यहाँ जाओगे, मान लो ये मैंने एस्केप का खोला हुआ है, आप उसकी सेल्स देख लो कैसे ग्रो कर रही है, रिवेन्यू देख लो, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो, ग्रो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली वो ग्रो होना चाहिए बस। उसके बाद में, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें फाइनेंशियल्स में देखने मिलेगा, पैड वगैरह फास्टर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि इस कंपनी का SKF का अगर मैं पैड तुम्हें दिखाऊँ, नेट प्रॉफिट ये रहा 116, 123, 165, 132, 175, 190, 159, 110, 203। देखो 2025 में, अच्छा ये तो क्वार्टरली रिजल्ट है इसका, मैं क्या दिखा रहा है ये देखो, हाँ इसका देखो एक बार नेट प्रॉफिट देखो 167, 203, 256, 244, मतलब ग्रो कर रहा है, स्टेडली ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आई थिंक 2021 से 2022 में डायरेक्टली इसने जंप मारा है, 300 से 400 पहुँचा है, फिर 400 से सीधा 500, 500 से 550, मतलब ठीक है ग्रो कर रहा है, बट उस जंप से नहीं कर रहा है ग्रो। ये तुमने देख लिया। तो ये चीज़ तुम्हें ऐसे चेक करनी है, क्या पैट उसका फास्टर ग्रो कर रहा है रेवेन्यू से, कैसे। अब अगर तुम नॉर्मली फंडामेंटल एनालिसिस करने जाओगे ना, तो तुम रेवेन्यू तो देख ही लोगे उसका कि ये रेवेन्यू है, ये सेल्स है उसका, ठीक है, ये रेवेन्यू निकल कर आएगा 499, एंड उसके कंपैरिजन में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, कुछ भी नहीं, उससे तो कमी है, 745 है, तो ये 566 है। तो नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें। तो अब तुम्हें पता चल गया ना कि हाँ मैं उसका जो रेवेन्यू है ना, उसके साथ साथ उसका पैट भी चेक करूँगा, उसके कंपैरिजन में कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। अगर उसके कंपैरिजन में कम है तो मेरे लिए एक स्टडी मटेरियल है अभी, वो मैं उसको वॉच लिस्ट में डाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लेके देखूंगा इसको आगे चल के। सो आर मार्जिन इंप्रूविंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, जो उसके मार्जिन हैं वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। कोई कंपनी अगर माल बना रही है, उसको बेच रही है,
कितना मार्जिन बचा पाती है, उस पर कितना मार्जिन उसे मिलता है। 100 पे अगर वो 10 रुपये का मार्जिन बचा रही है, क्या वो इंक्रीज भी हो रहा है कि अगले साल 10 से 12 हुआ, 15 हुआ, कुछ ऐसा हुआ, वो एक प्लस साइन होता है। इज द बैलेंस शीट गेटिंग स्ट्रॉन्गर और वीकर ओवर टाइम? ये तो मैं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट एकदम से ऐसे पढ़ने में नहीं आएगा क्या स्ट्रॉन्ग है या वीकर है। बट हाल फिलहाल जो चीज़ें अभी 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताए, इससे तो मैं समझ में आया कि हाँ मेरे लायक कंपनी है या नहीं है। और जो फ्री कैश फ्लो होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपेक्स, पॉजिटिव है या नहीं है। अच्छा, फ्री कैश फ्लो कैसे देखते हैं? बैलेंस शीट पे जब यहाँ पे तुम जाओगे ना, यहाँ पे तुम्हें कैश फ्लोज तुम्हें मिलेगा, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल्स, ये बैलेंस शीट के अंदर आता है। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो नीचे लिख कर आ रहा है 73,184, ये पॉजिटिव में है, ग्रो कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है किसी भी कंपनी के लिए। तो वो तुम्हें देखना है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है ठीक है, मेरे लिए बढ़िया है। अब ये जो नीचे कंपेरिजन है, फिलहाल हम इस पे नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि आज हम सिर्फ 5 स्टेप फ्रेमवर्क कर रहे हैं। रेशियोज़ पे आते हैं। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियोज़ में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट मार्जिन, एबिटा, ये सब बैलेंस शीट के अंदर आता है भाई। पी रेशियो देखना, प्राइस टू बुक वैल्यू देखना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना, ईबी बाय एबिटा जो इसका एंटरप्राइज वैल्यू होता है वो देखना, पैग रेशियो देखना। असली में जो कोर फाइनेंस के जो बड़े बड़े जो रेशियोज होते हैं ना, वो ये होते हैं। आप नॉर्मली अब इस पे जाओगे स्क्रीनर पे तो आपको नंबर्स दिखेंगे, और ये नंबर तुम्हें रैंडम तुम्हारे दिमाग में जाएंगे, पर ये ना कोई कैलकुलेशन नहीं बनाएंगे तुम्हारे दिमाग के अंदर। एक होता है ना कि यार कुछ चीज़ें मैंने देखी, तुरंत दिमाग में क्लिक करी, हाँ भाई ये तो ऐसा है। तो उन नंबर से तुम्हें वो फिगर आउट नहीं, क्योंकि अभी तुम इतने एक्सपर्ट नहीं हो उसमें, फाइनेंशियल एनालिस्ट में, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा ऐसा। लेकिन अगर ये रेशियोज तुम्हारे पास एक रिपोर्ट है, या तुम्हारे पास फाइनेंशियल मॉडल है पहले से बना हुआ, या सिर्फ कंपनी का नाम डालो तुम बन जाएगा, तो फिर ये रेशियोज चेक करो पहले। ROE, ROC, नेट मार्जिन, एबिटा, ये सब तुम्हें वैसे तो बैलेंस शीट पे मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता तो फिर इसको निकाल भी सकते हो आप, और लिखा भी होता है उस पर स्क्रीनर पे आगे। तो वैल्यूएशन रेशियोज निकालने पड़ते हैं इसके। लिवरेज रेशियो निकालना है, डेब्ट टू इक्विटी, मतलब कंपनी के पास डेब्ट ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है या इक्विटी कम है, ये सब चीज़ें चेक करनी है। इंटरेस्ट कवरेज कितना है, जो उन्होंने ब्याज उनको इंटरेस्ट देना था वो क्या धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। ग्रोथ रेशियोज, रेवेन्यू, CAGR देखना है, EPS देखना है, एंड बुक वैल्यू देखना है, 5 ईयर ओल्ड ट्रेंड देखना है। बस ये नॉर्मल से कुछ रेशियोज़ हैं जो तुम्हें फिगर आउट करने हैं, वो देखने हैं। कोई भी इनमें से रेशियोज़ के ऊपर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पहले खुद देखना सीट पे, नहीं समझ में आती है तो भाई कमेंट करना, बढ़िया वाला प्यारा वाला वीडियो लेकर आऊँगा इसके ऊपर, और बहुत जल्दी। मैनेजमेंट देखना है। अच्छा, ये भी बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। मैं आए दिन इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, everyone those were invited in their show एक्चुअली, तो उनको इनवाइट करते हैं, वो अपना थोड़ा सा क्या है कि शो ऑफ करने आते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर का मेरा FY27 का मेरा ये प्लान है, एंड हम इतना री इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो दिखाते हैं। तो उनका जो मैनेजमेंट पार्ट होता है, हाउ दे आर वेल क्वालिफाइड एंड हाउ दे आर मेंटली प्रिपेयर टू कैप्चर द मार्केट, वो भी चेक करना होता है। तो मैनेजमेंट में उनके जो कॉर्पोरेट्स वाले हो गए, या CFOs हो गए, या प्रमोटर्स हो गए, मेनली तो प्रमोटर की बात करेंगे फिलहाल में, तो उनका भी रिकॉर्ड तुम्हें चेक करना है। कितने प्रमोटर हैं उसमें, पहले कितने थे और अब कौन निकल गया है, या कोई नया आ गया है उसमें। तो इसके बीच में तुम्हें ना कुछ डिफरेंस नज़र में आएगा। जब भी कोई प्रमोटर चेंज होता है, वैल्यूज स्टॉक्स या इक्विटी वगैरह अपने सेल आउट करके चले जाते हैं, या कुछ बाईबैक कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें तुम्हें देखनी है। और फिर उसके बाद तुम्हें देखना है मैनेजमेंट के अंदर में कि जो प्रमोटर होल्डिंग है, परसेंटेज है उसका, मोर देन 50% है या नहीं है। कोई भी कंपनी के अंदर प्रमोटर का 50% के ऊपर होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स दे आर वेल कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट एंड अबाउट देयर अपकमिंग इन्वेस्टमेंट, कि वो उसको ग्रो कर सकते हैं इकोनॉमिक के फेवर में। तो अगर 50% से ऊपर है, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्या वो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है? हालांकि मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है ना, काफ़ी रिटेलर्स को पता होता है, इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ये पता होता है कि हाँ, प्रमोटर के पास अगर होल्डिंग ज़्यादा है तो बेटर है। चलो, इसको क्यों मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ फिर। और प्रमोटर प्लेजिंग तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ लोग को ये नहीं पता होता है, प्लेजिंग मतलब अपना स्टॉक्स बाय बैक कर लेना, तो वो भी ना, वो नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो एटलीस्ट 30% से कम ही कम हो। अगर 30% से ज़्यादा प्लेजिंग हो रही है तो फिर तो रेड फ्लैग है। डज मैनेजमेंट ओवर प्रोमिसेस एंड अंडर डिलीवर? कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर इंटरव्यू पे आता है, मैं एक ही चीज़ फोकस करता हूँ, अगर पिछले क्वार्टर में आके उसने क्या बात करी थी और इस क्वार्टर में आके वो क्या बोल रहा है। पिछले क्वार्टर में देखो,
एक कॉन्सेप्ट होता है CFA के अंदर कि जिसमें ना हम ये भी एनालिसिस करते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सही, मतलब वो मैनिपुलेट करके बोल रहा है या फिर कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। तो कभी कभार उससे भी चीज़ें जज की जाती है। इसकी भी एक सेपरेट टीम होती है हर कंपनी के अंदर। JP मॉर्गन स्टैटिस्टिक्स बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर एक ऐसी सी टीम भी बनाई जाती है कि वो सिर्फ यही एनालाइज करते हैं सामने वाला अभी झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो ये भी चेक करते हैं आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स लार्ज, इंसाइडर बेनिफिटिंग शेयर होल्डर एक्सपेंस। खैर ये तो कम ही हो गया इंसाइडर ट्रेडिंग वगैरह का। तो ये देखो ये चीज़ तो खैर इतना जल्दी पता नहीं कर पाओगे, बट ओवरऑल तुम्हें ये समझ में आ गया मैनेजमेंट चेक करना है, रेशियोज चेक करना है, फाइनेंशियल चेक करना है, बिजनेस चेक करना है। लास्ट में ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशंस निकालना, क्योंकि वैल्यूएशन से ही हम पता करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी। और वैल्यूएशंस निकालने के लिए मेरे ख्याल से ये थोड़ा डीप डाइव कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें हम DCF मॉडल यूज़ करते हैं, वैल्यूएशंस निकालते हैं, एजम्पशंस लगाते हैं, ड्राइवर्स लगाते हैं। एक पूरा फाइनेंशियल मॉडल होता है एक्चुअली में। उस मॉडल पे हम कुछ अगर एडजस्टमेंट डालते हैं, 2-4% का चेंज अगर डालते हैं, तो हम थोड़ा ना पता कर सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे लिए क्या अभी निकल कर आ रही है। और अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए कितना स्टेक होल्ड करना चाहिए, कितना अमाउंट इसमें डिप्लॉय करना चाहिए। एक्चुअली में वो PE रेशियो से नहीं निकालते हम लोग, एंटरप्राइज वैल्यू से निकालते हैं। खैर ये मैंने एक अलग कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है, उसको छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है तो इसको बाद में समझेगा। बट फिलहाल में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिटेबल कंपनीज जो होते हैं ना, उनका जो PE होता है ना, वो मल्टीपल होता है फॉरवर्ड EPS टू गेट फेयर वैल्यू। मतलब अगर इंडस्ट्री का जो PE रेशियो वो आगे है और इसका पीछे है, तो अच्छी बात है कि अगर वो ग्रोइंग स्टेज में होगी तो वो उसको चेस करके आगे निकलने की कोशिश भी करेगी। और जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं उनका जो EV बाय रेवेन्यू होता है, यानी कि जो एंटरप्राइज वैल्यूज़ होती है ना उनकी, और जो उनका रेवेन्यू होता है वो पीयर कंपेरिजन से क्या होता है, उनका कम होता है। जो एंटरप्राइज वैल्यू होता है जिसका मतलब जिसमें आपका डेप्ट आ गया, इक्विटी आ गया, सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, उसको एंटरप्राइज वैल्यू बोलते हैं। तो अगर वो कम है दैट मीन्स वो लॉस मेकिंग कंपनी है। DCF में हम अपना डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के साथ साथ, और जो एडिशनल हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम उसके बेसिस पर आज की करंट वैल्यू निकालते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। एंड देन उसके ऊपर हम फिर वॉक चेक करते हैं, वेटेड एवरेज कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सब से हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। तो बाय द वे आपको खैर अभी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझ में नहीं आ पाएगा, बट तुम्हें एटलीस्ट ये वाले सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। पैक रेशियोज, PE वगैरह चेक करना, एंड चीप ग्रोथ है या हाई प्रोफेशनल ग्रोथ है ये भी तुम चेक कर सकते हो। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हें अभी के हिसाब से फ़िलहाल DCF क्योंकि पूरा फाइनेंशियल मॉडल के अंदर आता है तो ये मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता, लेकिन इसके अलावा जो 5 स्टेप फ्रेमवर्क है ये तो इतना तो एनालिसिस देखो यार किसी को भी करना पड़ेगा। मैं भी अगर कोई कंपनी अभी पिक करता हूँ तो उससे पहले लगभग 15 दिन लगा लेता हूँ। 15 दिन इसलिए लगा लेता हूँ क्योंकि मैं सच बात तो ये है कि मैं कोई न्यूज़ को डायरेक्टली फॉलो नहीं करता हूँ। और न्यूज़ क्या होता है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए होती है, चाहे वो कोई सा भी न्यूज़ चैनल हो। क्योंकि जब न्यूज़ आती है इसका मतलब क्या है कि हॉट एंड क्रिस्पी मामला होता है, तो लोग थोड़ा पैनिक होते हैं, थोड़ा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। बट जैसे मुझे न्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अगर तुम्हें भी इन्वेस्टिंग करनी है तो तुम्हें न्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। न्यूज़ विल गिव यू द इम्पैक्ट ओनली फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड रस्ट ऑफ द लाइफ। वो क्या है कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा। तो आज न्यूज़ आई कल ख़त्म हो जाएगी वो, लेकिन तुम्हारा काम तो क्या है उसमें इन्वेस्टेड रहना। तो फिलहाल में बिजनेस का मॉडल समझना, फाइनेंशियल समझना, रेशियो समझना, मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा समझना। वैल्यूएशन पार्ट में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट मैं कोशिश करूँगा कि वैल्यूएशंस, अगर तुम लोग कमेंट करते हो कि वैल्यूएशंस के ऊपर कुछ वीडियोस चाहिए कि एटलीस्ट बिगनर लेवल पे तुम्हें अगर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, 40-50 घंटे इन्वेस्ट नहीं करने, तो मैं एक बना बनाया मॉडल भी लेकर आऊँगा। बस आपको अपनी कंप्लेंट डालनी है, ऑटोमेटिकली डाटा सारा फैच हो जाएगा स्क्रीनर से एंड तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो नाउ अब यहाँ पे 5 स्टेप फ्रेमवर्क पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरा क्या था जो आप लोगों को मिलेगा इसमें, व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। द 5 स्टेप फ्रेमवर्क मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब लास्ट में फिर हम कंपेयर करेंगे एथर एनर्जी एंड SKF इंडिया के बीच में, एंड उसके बीच में हेड टू हेड कंपेरिजन भी देखेंगे। फिर उसका वैल्यूएशन या DCF स्लाइडर भी मैं बना के रखा है मैंने, वो भी तुम्हें मिलेगा। एंड फिर वर्डिक्ट, जो भी इनके प्रमोटर्स हैं, जो भी स्टेटमेंट इंटरव्यूज़ या मनी कंट्रोल पे इनके आ रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स किसी पे भी आते हैं, उन पे क्या वर्डिक्ट होते हैं, तो उसको हम इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, अगर क्योंकि कई बार इससे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये करीबन अभी मेरे ख्याल से 6 पॉइंट है, ये 6 के 6 पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।